कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रिया, पद्मा, विशाखा, सृष्टि, प्रकृति को तुम फोटो खींचो, तुम फोटो खींचो। भद्रं दासुवा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति न पूजा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हाँ सर। फोटो सबका माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के तदुपरांत मैं अतिथियों के स्वागत के लिए विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि वे आएं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पद्मा, प्रकृति, श्वेता, समीक्षा आप आएं और अपने आगे आ जाए। से मैं निवेदन करती हूँ कि आप आए पुष्प गुच्छ देकर सौरभ द्विवेदी सर को, मैम को पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें। सौरभ सर को कहना चाहूंगी कि आप सौरभ सर को पढ़कर स्वागत करें एवं साथ ही नारियल फल वहाँ से जाओ, वहाँ से सब जहाँ से वहाँ से राजेश सर को मैं बुलाना चाहूंगी। शिक्षक संघ के पदाधिकारी गण में आप उनको पुष्प गुच्छ देकर, जो हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, पुष्प गुच्छ देकर के एवं माल्यार्पित कर उनका स्वागत करें। श्याम सर के जो इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में हमारे बीच विद्यमान हैं, मैं चाहूंगी अश्विनी सर को मैं बुलाना चाहूंगी। अश्विनी सर आए और आपको पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करें। स्वागत करें पुष्प गुच्छ दे करके। नारियल फल साथ में नारियल फल भी दे करके
में आपका स्वागत करें। शिक्षक संघ के पदाधिकारी के रूप में हमारे बीच विराजमान मनोज सर को मैं चाहूंगी कि राजेश सर पुष्प गुच्छ दे करके एवं नारियल फल दे करके आपका स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी में मैं ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुवा यद्भद्रन्तन्नयाशुवा। जैसा कि आपको विदित है, संस्कृत सप्ताह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 1 से 5 सितंबर तक महाविद्यालय परिसर में संचालित होगा। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी यशस्विनी प्राचार्य मैम प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी, जो कि आज अनुपस्थित है, उनका संदेश हमें दूरसंचार के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। मैम का संदेश है, आप कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएं। तो इसी क्रम में मुख्य अतिथि के स्थापना के रूप में जो है कि हमारे शिक्षक संघ के अधिकारीगण उपस्थित हैं। मुख्य है संस्कृतम नाम दैवी वाक अनुवाख्याता महर्षि भी। हमारे महर्षियों के द्वारा संस्कृत को जो है दैवी वाक के रूप में संज्ञा दी गई है। इस संस्कृत सप्ताह में हम 5 दिवसीय जो कार्यक्रम होगा, इसमें तो संस्कृत की उपयोगिता, महत्ता एवं प्रासंगिकता के विषय में बात करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि के रूप में हम अपने कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी मैम का वाचिक स्वागत करते हैं। शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण, जिसमें डॉक्टर मुकेश चंद्र यादव, मनोज सर और विशंबर सर का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे मध्य उपस्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर रंजन लता मैम हैं, जो आप लोगों को संस्कृत की क्या आधुनिक समय में उपयोगिता है, प्रासंगिकता है, इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगी। इन्हीं के व्याख्यान से हम लाभान्वित होंगे। मैम का संबंध जो है कि जेएनयू से ही कहा है। मैम जो है कि वेद में पीएचडी की हुई है। इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय को संस्कृत विभाग को सुशोभित कर रही हैं। और हमारे जो दूसरे विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर सौरभ द्विवेदी सर, हमारे सीनियर भी रहे हैं। इनका भी संबंध जेएनयू से ही रहा है। सर का साहित्य विषय में सर को उपाधि हासिल है, साहित्य विषय मर्मज्ञ के रूप में हम लोगों के बीच में जाने जाते हैं सर। तो आज आप लोग साहित्य और संस्कृत साथ साथ संस्कृत उपयोगिता और प्रासंगिकता के विषय में सर के उद्बोधन से लाभान्वित होंगे। हम सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आज के संचालन कर रही प्रोफेसर ललिता पांडे मैम को आह्वान करते हैं कि वे आए और आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं मुख्य अतिथि के रूप में सर इतना बड़ा बड़ा मत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर से इस प्रार्थना के साथ कि हम सब जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, हमारा वो उद्देश्य पूर्ण हो, किसी तरह की विघ्न बाधा दोबारा ना आए। तो इस शांति की प्रार्थना के साथ कि वो बोलने वाले की भी रक्षा करे और जो सुन रहे हैं श्रोता बंधु उन सब की रक्षा करे। तो इसलिए परमपिता परमेश्वर से इस प्रार्थना के बाद यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे अनुज श्याम जी, सौरभ जी और पदाधिकारीगण मुकेश जी, विश्वम्बर जी, शिक्षक संघ के आप सब पदाधिकारीगण हैं और मनोज सर, आप सबका हार्दिक धन्यवाद करते हुए और यहाँ पर ललिता मैम और उपस्थित सबका नाम लेंगे शायद कम पड़ जाएंगे शब्द। और प्रिय मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस पर्व या जिस उद्देश्य को लेकर के हम इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, वो है संस्कृत सप्ताह समारोह का प्रथम उद्घाटन सत्र। अभी आप जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं कि जो संस्कृत है कहीं ना कहीं हम सब में एक अंतर तक रची बसी है। हम शास्त्रों की तरफ, शास्त्रों की बातों की तरफ बाद में जाएंगे। आज की प्रत्यक्ष घटना जो सुबह हुई है वो आपके सामने लेते हुए फिर अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। समय है 15 मिनट अभी है, 5, 10, 15, ठीक है। तो 15 मिनट में प्रयास करूंगी अपनी बात को समाप्त करूं। बस एक छोटी सी बात की संस्कृत की महत्ता के ऊपर मुझसे बोलने के लिए कहा गया, उसका एक व्यवहारिक पक्ष हमें देखने को मिला। सुबह सुबह आज एक मैडम आ रही थी चौरी चौरा एक्सप्रेस से, किसी ने उनका पर्स H1 मतलब एक क्लास ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर चोरी वोरी का संभावना नहीं होती, वहां से उनका पर्स पूरा चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया। लेकिन कभी अगर सोच के देखिए, संस्कृत की महत्ता पर बात कर रहे हैं तो क्या एक संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति या जिसके अंदर हम किसी विषय की भी बात नहीं करते, आज आप देखोगे तो IIT कानपुर में एक बहुत बड़े सर है, वो पूरा गीता पर और अन्य चीजों पर शोध कर रहे हैं। तो संस्कृत इसके मन में है, जिसके हृदय में बसी हुई है, यद्यपि वो किसी भी भाषा का हो सकता है, उसके जिसके मन में संस्कृत बसी हुई है भाषा, तो वो इस तरह का कृत्य कर सकता है क्या? हम कैसा समाज चाहते हैं?
भारत की प्रतिष्ठा की अगर कहा जाए दो आधार हैं, भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे संस्कृतम संस्कृतेश्चैव। तो हम भारतीय संस्कृति और संस्कृत के बेस पर ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आप कहीं चले जाओ, आपको अगर संस्कृत भाषा आती है तो आप देख लीजिएगा, आप एक बार उनको बता के देखो कि मुझे संस्कृत आती है, तो आपका सम्मान लाख गुना आगे बढ़ जाएगा कि अच्छा आपको संस्कृत आती है। हमारे देश में यद्यपि इसका अभी उतना महत्व नहीं समझा जा रहा, लेकिन आप कहीं पर भी, अब तो आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के रूप में हमारे हाथ में है। आप जरा सा भी सर्च करके देखोगे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जहां पर संस्कृत की अध्ययन अध्यापन बढ़ न रहा हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अन्य कोई भी अन्य देश हो जहां संस्कृत समझी नहीं जाती। बच्चे छोटे छोटे जो यूनिवर्सिटी कक्षा प्री प्रेप से लेकर के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी तक बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, उनको अर्थ नहीं पता, वो मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र में क्या अर्थ है, क्या विषय है उन्हें नहीं पता, लेकिन वो संस्कृत पढ़ रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि संस्कृत ऐसी साइंटिफिक, ऐसी वैज्ञानिक लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है जिसके अंदर उसकी ध्वनियों में ही इतना शक्ति है कि अगर आप उसकी ध्वनियों का उच्चारण करेंगे, आप अभी भाषा विज्ञान अगर पढ़ेंगे, अभी कभी आगे चल के आप एमए के विद्यार्थी बनेंगे, तब आप हिंदी के हो चाहे संस्कृत के हो, वहाँ भाषा विज्ञान एक विषय आता है, वहाँ मार्फोलॉजी पढ़ाई जाती है, वाक्य विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, स्वनिम, रूपिम, इस तरह की जब आप चीजें पढ़ोगे तो आप देखोगे संस्कृत वो स्पष्ट भाषा है जिसमें इन सबका इतना यथावत पालन है कि जो भी संस्कृत पढ़ता है उसके मुखार बिंद से जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों का इतना असर पड़ता है कि जो हमारी मानसिक कई सारी जो व्याधियां जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें मानसिक व्याधियां अनेक, आज भारत जैसे देश में मानसिक अवसाद से ग्रस्त लोग हो रहे हैं, तो इन सब से अगर हमें बचना है तो संस्कृत एकमात्र मार्ग है। प्रश्न उठता है, चूंकि 15 मिनट में बात समाप्त करनी है तो मुख्य बिंदुओं पर अपनी बात रखते हैं। संस्कृत की महत्ता, किसी भी विषय की महत्ता तब ज्यादा बढ़ जाती है अगर वो रोजगार से जुड़ जाए। तो बच्चों के अंदर कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम संस्कृत पढ़ के करेंगे क्या। हम साइंस पढ़ेंगे तो शायद हमें नौकरी जल्दी मिलेगी, हम कॉमर्स लेंगे तो जल्दी मिलेगी, हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, या हमें समाज में जाकर क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो 2-3 शब्दों में हमें जो समझ में आया उसमें आप क्या क्या बन सकते हो। एक विषय तो जो बड़ा विस्तृत खुला हुआ है, हम सब पढ़ते भी हैं, कर्मकांड की भाषा कही जाती है। तो आप अगर ये करना चाहो, ये अपने व्यवसाय में ग्रुप में भी लेना चाहो तो कर्मकांड आप करा सकते हो। महिला पुरुष का कोई भेद नहीं रह गया है, आपके सामने अभी वेद मंत्र पढ़ रहे थे हम भी, और आप सब भी कर सकते हो। तो एक कर्मकांड का फील्ड आपके सामने खुला हुआ है। दूसरा, आप डिवाइन वर्शिप के रूप में आप देखोगे, यूट्यूब सर्च करो तो इतनी सारी वर्शिप हो रही है और डिवाइन वर्शिप के नाम से बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसके रूप में भी एक व्यक्ति अर्निंग कर सकता है। तीसरा, आप वेद पाठी ब्राह्मण के रूप में आप देखोगे वेद के पढ़ने पढ़ाने वाला एक पूरा ग्रुप तैयार हो रहा है, और केवल अपने देश में नहीं, बाहर के देशों से मांग होती है कि हमें इतने छात्र अवेलेबल कराइए या इतने प्रोफेसर भेजिए। प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर बनने का तो एक विकल्प खुला हुआ ही है आपके सामने। आगे आप यूट्यूबर बन सकते हो। आज बच्चे यूट्यूब बहुत चलाते हैं, हम सब चलाते हैं, बच्चे ही नहीं। तो एक आप ये भी कर सकते हो कि इसके कुछ बिंदुओं को लेकर के बहुत सारे अपने यूट्यूब के वीडियो बना सकते हो, उससे अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा आर्मी में आप धर्म गुरु की पोस्ट होती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छे से। उसमें आयुर्वेद का एक नया फील्ड जो है आप देख रहे हो, हमेशा अपने जीवन में भी देखते आ रहे हो कि कितना ये जो अंग्रेजी की दवाएं हैं हमारे शरीर के ऊपर कितना प्रभाव है, आयुर्वेद के अनुकूल है। हमारा प्रारंभ से चिकित्सा जो होती है, ये सुदर्शन के पत्ते से कान का दर्द ठीक हो जाता है, इस वाली औषधि से ये दर्द ठीक हो जाता है। कई सारी बातें तो हमारी दादी नानी या हमारे बड़े बूढ़े ऐसे ही बता देते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जो 1900 में जब अंग्रेज आए हैं उसके बाद ये बात कही जाती थी कि भारत देश ऐसा है जहाँ अनपढ़ लोग हैं। लेकिन आप जरा सोच के देखो, हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे, हमारे दादी नानी या उनके भी दादी नानी मौखिक रूप से 2 से 20 तक पहाड़ा याद करा देते थे, कई सारी कथाएं याद करा देते थे, रामायण महाभारत किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता था, हमें ऐसे ही पता होता था। तो क्या ये ज्ञान का एक स्रोत नहीं है? और संस्कृत एक ऐसी भी भाषा रही है जो मौखिक थी। हमारी भाषा लिखित रूप में हमारा ये विश्वास था कि पाणिनि मुनि व्याकरण का
अपना जो व्याकरण के सूत्र है मौखिक बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, याद कर ले रहे हैं। वेद मंत्र गुरुजी बोल रहे हैं और बच्चे याद कर ले रहे हैं। सोचिए हमारी मानसिक क्षमता कितनी अच्छी रही होगी मौखिक, जब हमारा ज्ञान आदान प्रदान की परंपरा रही। आज हमसे पूछा जाए तो हमें 4 नंबर नहीं याद होंगे मोबाइल के। हो सकता है मेरा मोबाइल अगर कहीं मिस हो जाए तो हाँ, घर में किसको फोन करेंगे, हमें नंबर ही नहीं याद है। पहले कि अगर किसी व्यक्ति को आप पूछ लोगे तो पता नहीं कितने सारे नंबर उनको जबानी रटे याद होते थे। तो इसका मतलब जितना साधन सुविधाओं में हम अपने आप को सिकोड़ते जा रहे हैं, चीजें वो कहीं स्प्लिट होते जा रही, कहीं बढ़ती जा रही हैं। तो आयुर्वेद का एक अच्छा बिल आपके लिए तैयार है। वास्तुशास्त्र आजकल बहुत उभर के सामने आ रहा है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र, आज घर बनते हैं तो देखा जाता है पूर्व किस ओर मुंह होना चाहिए, किस ओर नहाने का कक्ष होना चाहिए, किस ओर पूजा कक्ष होना चाहिए। इन सब बातों में भी अगर आप अच्छे से तैयारी करिए। देखिए किसी भी चीज में आप सब मूवीज देखते होंगे तो एक कभी हमने भी मूवी देखी थी कि 3 इडियट्स, उसमें कहता है ना काबिल बनो कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। अगर आप अपने आप को कुछ बनाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो पहले अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, योग्य बनाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो योग्यता वो तल स्पर्शी गहराई आ गई तो आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो संस्कृत हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप आसमान छू सकते हो। हमारे देश के लिए तो कहा जाता था एक देश प्रसूतस्य सखा साधक जन्मना स्वम समचरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। तो हम जैसे देश जहाँ सब संस्कृतियां आई और चली गई, जहाँ कहा जा रहा है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो ऐसी खूबियों वाला ये भारत देश कम कैसे होगा? कैसे हम अनपढ़ हो गए और अन्य सब देश वाले पढ़े लिखे हो गए? आज एक युग आ रहा है ना जब नासा भी 7000 पांडुलिपियों पर शोध कर रहा है और सारी संस्कृत की पांडुलिपियों पर। उसको भी जरूरत पड़ रही है कि अगला मिशन जो होगा, हम चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, सूर्य मिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज लोग हमारी तरफ फिर देख रहे हैं, फिर से हमें कोई एक रास्ता दिया जाए। और रास्ता हम कब दे पाएंगे? जब हम योग्य होंगे ना, हम अपना जीवन समर्पित करेंगे, हम अपने आप को इस योग्य बना पाएंगे कि हम संस्कृत के लिए कुछ कर पाए। संस्कृत के लिए क्या कर पाएंगे? हम जो कुछ करेंगे अपने लिए करेंगे। अगर हम चाहते हैं एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा समाज जहाँ सब अच्छा हो, सब अच्छा हो का मतलब जहाँ इस तरह की चोरी ना हो। ये मस्तिष्क जो है ना 2 चीजें देख सकता है, या तो कुछ अच्छा आ सकता है इसमें, या तो कुछ बुरा आ सकता है। अगर हम इसको अच्छा नहीं देंगे, कुछ तो बुरा तो ये सोचेगा। जैसे चोरी है, जैसे गलत आप बहुत समाज में बहुत सारी चीजें कभी हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि देखो रंजन, जो तुम लोग अगर चाहते हो कि समाज अच्छा बने तो संस्कृत पढ़ना चाहिए। समझ नहीं आता था संस्कृत पढ़ने से समाज कैसे अच्छा बन जाएगा, तब नहीं समझ में आता था। लेकिन अभी जो बड़े हो रहे हैं, जब हम देख रहे हैं, तो एक संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति, अच्छा आप अपने आप से सोच के देख लो, जिसने सचमुच में संस्कृत पढ़ा होगा या जिसके हृदय में सचमुच में संस्कृत होगी, चाहे वो इतिहास का विद्यार्थी हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, जिसके हृदय में संस्कृत होगी, जिसके जीवन में संस्कृत होगी, वो गलत काम करने के लिए कैसे प्रेरित हो पाएगा? हमारे यहाँ तो कहा है ना कि असुरिया नाम ते लोका गच्छन्ति ये के चा आत्म अनुजना। हम आत्महत्या कैसे कर पाएंगे कि एक लड़की ने किसी लड़के को धोखा दे दिया, तो हम अपने 25-20 साल से जो हमारे माता पिता हमको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, हम उनकी बातें भूल जाते हैं और उसके वियोग में उससे मेरा विवाह नहीं हो पाया तो हम विवाह नहीं करेंगे, हम अपनी जान दे देंगे या किसी की जान ले लेंगे। कैसा प्रेम है, इतना उत्कृष्ट प्रेम हो रहा है कि हमें जिससे प्रेम है, अगर उससे हमारी विवाह नहीं हुआ या हमें उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तैयार कर रही हमारे ऊपर है। आज नहीं तो आज के 10 साल बाद 2034 में आप देखोगे नासा ऐसे कंप्यूटर पर तैयारी कर रहा है, सुपर कंप्यूटर पे, जहाँ संस्कृत बेस्ड होंगे सारे। आप और हम तैयार हो रहे हैं उसके लिए। आपको तैयार होना है। आगे वाली जो जनरेशन है वो संस्कृत की होगी, आगे आने वाला युग जो है संस्कृत का होगा, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और बहुत सारे फील्ड है, मशीन ट्रांसलेशन का एक फील्ड, हम लोग कंप्यूटर जब वहाँ पढ़ते थे जेएनयू में, तो वहाँ पर देखा था एक सर पढ़ाते थे मशीन ट्रांसलेशन या कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पर वहाँ बात होती थी। तो संस्कृत को कहा गया है कि वो सबसे परफेक्ट लैंग्वेज है। लेकिन जब हम जैसे हमें देखना है, हम रात में नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? एक आधार होता है ना, लाइट होती है, प्रकाश होता है। यद्यपि आंखें देखती हैं और चीजें सामने हैं,
जो रोशनी है, बीच का माध्यम, वो नहीं होता। उसी तरह से एक भाषा अगर दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करनी है, अनुवाद करनी है, तो उसके लिए एक माध्यम भाषा होनी चाहिए। वो माध्यम भाषा सबसे परफेक्ट रूप में अगर देखी गई है तो नासा ने प्रमाणित किया है कि वो संस्कृत भाषा है। तो इस तरह अगर आप इतने सारे पक्ष हैं, क्योंकि समय केवल 15 मिनट का है तो अपने समय का अतिक्रमण तो आने में ही कर चुके हैं, अब अगर बोलने में भी कर देंगे तो अन्य जो वक्तागण है हमें क्षमा प्रार्थी, हम उनसे हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ इन्हीं जितनी भी समझ में आई बातें जो इतने कम समय में आपके बीच में रख सकते थे, आपके बीच में हमने रखी। और ये समझ लीजिए एक मोटिवेशनल स्पीकर का भी एक आजकल बड़ा चलन चल पड़ा है, संदीप जी है, बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखेंगे तो संस्कृत वाला का एक बहुत बढ़िया वाला मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। तो आपके लिए पूरा आकाश खुला हुआ है, आप अपने आप को योग्य बनाइए और संस्कृत के ऊपर पूरा विश्वास रखिए। मूर्धानम अस्य संसीव्य अथर्वा हृदयम च यत् मस्तिष्कात् ऊर्ध्वा प्रैर्यत् पवमानो अधिशीर्षतः। अथर्ववेद में इस मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा ने तुम्हें मस्तिष्क भी दिया है, हृदय भी दिया है, दोनों चीज दिया है और दोनों सिल दिया है। जैसे समझ लीजिए कोई कपड़ा सिल देते हैं, लेकिन साथ में मस्तिष्क को क्या स्थान दिया है, ऊपर रखा है, हृदय को क्या दिया है, थोड़ा नीचे स्थान दिया है। तो कोई भी बात पहले अपने मस्तिष्क से विचार करो, विचार करके अगर वो सही लगती है तो वो हृदय से पूरे श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि मनुष्य का लक्षण ही है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति, जो सोच विचार कर अपने कार्यों को करता है। अपरीक्षम न कर्तव्यम, बिना परीक्षा के कोई कार्य न करे। तो जरा आप सोच विचार लीजिए, आपको अगर लगता है कि मेरी बातों में कुछ सच्चाई है, मेरी बातों में कोई आपको लगता है कुछ अच्छी बात समझ में आ रही है, तो आप लोगों को संस्कृत को अपने हृदय में धारण करना चाहिए और जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उनको अपने आप को बहुत योग्य बनाना चाहिए। आप में से कई बच्चे आएंगे यूनिवर्सिटी में, आप सबका स्वागत है और हम ऐसे बच्चों का स्वागत करते हैं और ऐसे विद्यालय के जिन लोगों ने, आयोजकों ने इतना अच्छा, इतना सुंदर इंतजाम करा है, इतना व्यवस्था की है, आप सबका धन्यवाद। इन बच्चों का, प्यारे प्यारे बच्चों का धन्यवाद और आयोजकों का धन्यवाद, श्याम का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। जो भी मुझसे त्रुटि हुई, आने में जो विलम्ब हुआ उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है और अन्य भी अगर मुझसे बोलने में हो सकता है कोई चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं एक फोटो क्लिक करिए। बना रहा सर जी काली में ध्यान देते हैं। इस उद्घाटन समारोह की मुख्य वक्ता आदरणीय लता मैम, मुकेश चंद्र सर, विश्वम्भर सर, श्याम कुमार भाई, शिक्षक संघ के अन्य पदाधिकारीगण, सम्मानित आचार्य हैं एवं प्यारे बच्चों, संस्कृत के ऊपर एक आज संगोष्ठी है और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इनमें से संस्कृत के बारे में बहुत कम जानते हैं और जो जानते हैं वो उसका एक पक्ष जानते हैं, एक पहलू जानते हैं और कई बार वो पहलू इतना बढ़ा चढ़ा के आ जाता है कि हम उसके आगे देख नहीं पाते। उसके भी कारणों पर हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो संस्कृत सामान्यतया क्या है, अगर कोई पीछे से बताए तो एक भाषा है। मैं बता देता हूँ भाषा क्या है, ये इन बच्चों में से कोई बताए भाषा क्या है। अच्छा ठीक है, भाषा जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं वो भाषा है। यहाँ पर हम हिंदी में बातचीत करते हैं, कॉलेज आते हैं तो, लेकिन इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो घर में भी हिंदी में बात करते हैं। घर में माता पिता दादी दादा, मुश्किल से 10% लोग ऐसे हैं। 90% लोग, जैसे मैं अपने घर में भोजपुरी में बात करता हूँ वैसे भोजपुरी में बात करते हैं। तो भाषा क्या है, संवाद का एक माध्यम है और हम जिससे बात करने जाते हैं वक्ता का, श्रोता का एक परिप्रेक्ष्य होता है, उससे हम उस भाषा में बात करते हैं। आप अपने घर में अपने माता पिता से, अपने दादी दादा से भोजपुरी में बात करेंगे, कॉलेज आएंगे जब हमसे बात करना होगा तो आप हिंदी में बात करेंगे, है ना। लेकिन अगर सोचिए कोई विदेशी आपको मिल जाए दुनिया के किसी भी देश का, तो आप उससे हिंदी में बात करेंगे तो क्या होगा, नहीं ना। तो चलिए इस पे चर्चा करेंगे। भाषाओं का एक जो गणित है
होता क्या है, संवाद करने जाते हैं तो कैसे कैसे हम अपनी भाषा बदलते जाते हैं। अपने दोस्त से जो हिंदी बोलते हैं, क्या सर से भी बोलते समय वही हिंदी बोलते हैं? और अगर लिखना हो तो क्या जो हम बातचीत में हिंदी का प्रयोग कर लेते हैं, क्या वही हिंदी लिखते हैं? नहीं। तो ये है भाषाओं का अलग अलग, एक ही हिंदी। हम जब दोस्त से बात कर रहे हैं वो अलग हिंदी है, अपने अध्यापक से बात कर रहे हैं अलग हिंदी है, लेकिन जब लिखने जा रहे हैं तो वो हिंदी अलग हो जाती है ना? तो एक बोलचाल की भाषा, एक लिखने की भाषा होती है, और लिखने की जो भाषा होती है वो सबसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, वो मानक भाषा होती है, उसमें आप गलतियां नहीं कर सकते, है ना? उसको आप जितना अच्छा लिख सकते हैं वैसा लिखते हैं। बोलने में इंग्लिश में कहाँ बहुवचन, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं तो एक वचन की क्रिया के साथ बहुवचन का कर्ता कहीं बोल लिए चलेगा, कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन जब लिखने जाएंगे तो आपको एक एक चीज का ध्यान देना होता है। तो ऐसे ही जब भाषाओं की बात करते हैं तो लिखते समय हम अधिक से अधिक उसके मानक स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, और संस्कृत को अब हम उसमें आंकेंगे। आज संस्कृत दिवस है तो संस्कृत सप्ताह चल रहा है। संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, रक्षाबंधन वाले दिन प्रायः, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन से एक सप्ताह तक संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है, सन 1969 से आज तक। तो संस्कृत के 3-4 विशेषताओं पर जो महत्ता उसको हम कह सकते हैं, 3 मुख्य बिंदु है। एक हमारा जो अतीत है, बीता हुआ समय, उसमें संस्कृत कहाँ थी। एक जो आज वर्तमान है, आज संस्कृत कहाँ है। और एक भविष्य जो आने वाला समय है, उसमें कोई भी भाषा कहाँ हो सकती है। तो संस्कृत का अतीत गौरवपूर्ण है, वर्तमान चुनौतियों से भरा है, और भविष्य अनिर्धारित है। तो हम इतिहास से शुरू करेंगे, वर्तमान में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और भविष्य चूंकि कोई नहीं जानता तो उसको एक दिशा देते हुए बात खत्म करेंगे, ठीक है। तो सोचो आज हम भोजपुरी में घर में बात कर रहे हैं, यहाँ हिंदी में। हिंदी तो लगभग ज्यादातर बच्चों ने विषय लिया होगा हिंदी, तो हिंदी का आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास। हिंदी आज से कब कितना दिन पहले से बोली जाती है? तो संवाद का बहुत अवसर नहीं है। आप भाषाओं का देखेंगे तो आज से 200-300 साल पहले हिंदी बहुत कम बोली जाती थी। 500 साल पहले जाएंगे उसका कुछ अन्य ही स्वरूप था। भाषाएं बदलती है, रूपांतरित होती जाती है। आज जब आप 1500 साल पहले जाएंगे तो जैसे आप हिंदी में आप सुनने वाला है मराठी, वो जब आपस में मिलते हैं तो कौन सी भाषा में बात करते हैं? अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अंग्रेजों की सोचे कि भारत में एंट्री ही नहीं हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में पहले या तो संस्कृत थी और उसका आज जो स्थान ले लिया है वो हिंदी ने ले लिया है। केरल का व्यक्ति, शंकराचार्य 10वीं शताब्दी में केरल में थे। नक्शा देखोगे भारत का, केरल यहाँ है, कश्मीर यहाँ है। अभिनवगुप्त कश्मीर के थे। जब ये लोग आपस में मिलते होंगे तो कौन सी भाषा बोलते होंगे? ठीक है, ये पुराना हम 1000 साल पहले इतिहास में चल रहे हैं। और एक दूसरी विवाद में कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, मतलब पुरानी होता है, हमारे पास सबसे पुरानी चीज है। तो जब विवाद होगा तो क्या करते हैं? साक्ष्य खोजते हैं। भाई अगर एक बंगाली व्यक्ति आज आके कहे कि संस्कृत से हम पुराने हैं, तो अगर उसके पास कोई, आप कहेंगे इसको सिद्ध करिए, प्रूव करिए कि आप हमसे पुराने हैं, तो पुराना करके वो कोई किताब लाएंगे, एक साक्ष्य की जरूरत होती है। तो संस्कृत प्राचीनतम सिद्ध होती है क्योंकि ऋग्वेद से पुरानी दुनिया में कोई किताब नहीं। तो द ओल्डेस्ट लिंग्विस्टिक रिकॉर्ड, अगर भाषिक साक्ष्य कुछ लिखा पढ़ा दुनिया में सबसे पुराना कुछ मिला तो वो ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई विवाद है तो हम विवाद न करें, मान लें कि दुनिया की पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत है तो भी चलता है। दूसरा जो इसका पक्ष है, लेखन की भाषा, लिखने की भाषा। बातचीत हम भोजपुरी में कर रहे हैं। आप सोचो, हम घर में भोजपुरी में भी कविता लिखी जाती है। अगर हम भोजपुरी में कविता लिखें, हमको कविता लिखना है, मन में हमारे एक विचार है, तो क्या अंतर आएगा? भोजपुरी लिखेंगे कि हिंदी? कौन सी भाषा चुनेंगे? अगर हम भोजपुरी लिखते हैं तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और बिहार के कुछ जिले, इनके लोगों तक हमारी रचना पहुंचेगी। अगर हम हिंदी में लिखें तो उन हिस्सों में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी,
8-10 राज्यों में हमारी भाषाओं का कम से कम भारत का, अच्छा पाकिस्तान के लोग हिंदी नहीं सीखते लेकिन बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अब जो संस्कृत का पहली स्थिति थी लगभग वो आज हिंदी की है, तो हिंदी लिखेंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि हम ऐसा जो लिखे, हमारे जो विचार हैं उसको अगर दुनिया में 200 देश ना लगभग 198, उनमें से 150 देशों तक बात पहुंचे तो हमको कौन सी भाषा में लिखना पड़ेगा? अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा आज अगर लिखना हो तो, आज के समय में। तो एक समय कम से कम आज जो बृहत्तर भारत हम जिसको कहते हैं, जिसमें आज का ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब जो जुड़े हुए थे, इनके जो दो अलग अलग बोली बोलने वालों को जब जोड़ने की बात आती थी, जैसे कि उदाहरण के लिए एक मैथिली बोलने वाला व्यक्ति है बिहार का और एक महाराष्ट्र का मराठी बोलने वाला व्यक्ति है, जब वो आपस में जुड़ते हैं तो हिंदी में बातचीत करते हैं और हिंदी उनको जोड़ने का काम करती है। नहीं तो मैं मैथिली नहीं जानता हूँ और जो मैं मराठी बोलता हूँ तो जो मैथिली व्यक्ति है मराठी नहीं जानता है। तो संस्कृत एक सेतु भाषा के रूप में दो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को, प्रांतीय भाषाओं के लोगों को जोड़ने के काम में आती थी। ये संस्कृत की प्राचीनता और उसका सेतु भाषा, लिंक लैंग्वेज, दो अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के लिए भी काम में आती थी। तीसरा उसका लेखन, जो स्टैंडर्ड, जिसने भी अपनी भाषा, अपने विचार व्यक्त किए, चाहे गणित का, चाहे विज्ञान का, चिकित्सा का, वो सभी आज जो ग्रंथ हैं वो भारत में जो लिखे गए हैं, मौलिक अनुसंधान, अगर हम अभी उस पर चर्चा करेंगे तो वो सभी बातें किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। मतलब संस्कृत की रीच कहीं ना कहीं सभी भाषाओं से ज्यादा थी। बोलने वाला कोई क्षेत्रीय व्यक्ति कहीं का भी रहा, उसने जब अपने ग्रंथ लिखे तो उसने संस्कृत में लिखे। मानक भाषा, इससे जो मैं कहना चाहता हूँ। चौथा, संस्कृत के बार बार एक चर्चा आती है कि नासा ने कहा, उसको भी मैं बता देता हूँ। विज्ञान की भाषा, उसको थोड़ा एक बिंदु की मैं बात बताता हूँ। पांचवी में अगर हम ध्यान दें तो कर्मकांड की बात मैम ने बहुत जोर दिया। अब ये शुरुआत कहाँ से होती है? जब संस्कृत बोलने वाले लोग कम होते गए, पहले तो संस्कृत बोल रहे थे, फिर 10 लोगों ने क्षेत्रीय भाषाओं पे बल दिया, क्षेत्रीय भाषाएं बदलते बदलते हिंदी हो गई। अब ये होता क्या है, सभी भाषाएं अपनी जगह हैं, आस्था, श्रद्धा, अध्यात्म की एक अपनी भाषा होती है, हर सभ्यता की एक अपनी भाषा होती है। जब अब सोचिए, अगर हमको आज एक इटली का व्यक्ति और एक फ्रांस का व्यक्ति, इटली का व्यक्ति इटालियन बोलता है, फ्रांस वाला व्यक्ति फ्रेंच बोलता है, लेकिन वो आपस में मिलते हैं तो कौन सी भाषा बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। हमको किसी अमेरिकन व्यक्ति से बात करना हो तो हम इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे ही एक हमारी अवधारणा है कि संस्कृत देव भाषा है, हमारी संस्कृति की। देव भाषा का मतलब क्या समझते हैं आप? सोचिए, कभी ब्रह्मा जी विष्णु जी से हाय हेलो करना, उनको आपस में बातचीत करना, क्या हाल है आपका, तो वो कौन सी भाषा में बात करते हैं? ये देव भाषा का तात्पर्य। वो आपस में जो बात करते हैं वो कौन सी भाषा में? तो हमारी जो मान्यता है कि जब हमको अपने देवता से संवाद करना होगा, जो हर संस्कृति की, सभ्यता के अपने देवता, कुछ मानक जो भी, जिनको भी आप मान लें, अभी मैं अन्य संस्कृतियों से भी तुलना करता हूँ। आप इस्लाम के अनुयायियों को देखते होंगे, वो अपनी पूजा के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? अरबिक भाषा में बोलते हैं। वो चाहते तो भोजपुरी में कह सकते हैं हमारा ईश्वर सबसे बढ़िया है, लेकिन वो कौन सी भाषा बोलते हैं वहां की? वो उनकी आस्था की भाषा है, उनकी जो मान्यता है, जो अवधारणा है कि हमारा जो ईश्वर है वो अरबिक भाषा सुनेगा, हमको वो सीखनी पड़ेगी, बात करनी हो उनसे। तो जो भारतीय सभ्यता की अवधारणा है कि अगर हमको अपने देवता से संवाद करना है तो क्या करना पड़ेगा? संस्कृत। अब समय के साथ एक विघटन हुआ कि संस्कृत बोलने वालों की संख्या कम हो गई और अब हमको अपने देवता से तो संवाद करना है और बहुत कॉमन चीजें करना, पूजा पाठ होना, आपको दूध दे रहा हूँ, आपको स्नान करा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, आइए बैठिए खाइए जाइए, इसी को संस्कृत में कहते हैं। और उसके साथ कुछ स्तुतियां, उनकी स्तुतियों का दान करते हैं, उनको उनकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं सामान्य भाषा में। तो अब हुआ क्या, अगर हमको देवता से, अमेरिकन से बात करनी है किसी गांव के व्यक्ति को, तो उसको क्या करना है? एक मीडिएटर चुनता है। सुप्रीम कोर्ट जाना हो और वहां की भाषा ऑफिशियल इंग्लिश है, तो आपको एक उस विषय का जानकार, एक
अच्छी भाषा, जिसका अच्छा वक्तृत्व हो, उसको आप चुनते हैं अपना मध्यस्थ, वो आपके बिहाफ पे वहां पे अपनी बात रखता है। तो ऐसा ही एक प्रतिनिधि के रूप में हमने एक कर्मकांड करने वाले पुरोहित को रखा और धीरे धीरे उनको देख के एक अवधारणा बनती गई कि ये जो भाषा है ये केवल कर्मकांड की भाषा है, ये केवल पंडित जी बोल सकते हैं। अब ये अवधारणा धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि अब एक गांव में कोई एक परिवार है जो ऐसा कर पाता है, बात कर पाता है और देवताओं से संवाद सबको करना है। तो ये देव भाषा के रूप में संस्कृत की ख्याति, अगर आपको अपने देवताओं से सीधे संवाद करना है, उनसे अपनी बात रखनी है, उनके बारे में जो कहा पढ़ा गया उसको समझना है, तो ये सांस्कृतिक बात हो गई। दूसरा, संस्कारों में आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब कभी नहीं संस्कृत सुनेंगे, लेकिन जब शादी होगी तो शादी में जो आप वचन देते हैं वो संस्कृति की बात है, भारतीय संस्कृति सभ्यता की। जो पति पत्नी को वचन देता है वो संस्कृत में बोलता है, मैं तुम्हें ये करूंगा, मैं वो अग्नि को साक्षी मान के कह रहा है। अग्नि देवता कौन सी भाषा समझ रहे हैं? भोजपुरी नहीं समझ रहे हैं। भावनाओं के स्तर पर, लेकिन भाषा के कई स्तर हैं, विरोध की बात नहीं है। भावनाओं से आप कुछ भी बोलने से पहले मन में हमको क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। सोचेंगे फिर मुंह से बोलेंगे। सोचने के स्तर में जो अर्थ का चिंतन हमको पानी चाहिए वो वही है, लेकिन जब वैखरी होती है तो इसको हम किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। 3000 भाषाएं हैं, किसी भी भाषा में हम पानी मांग सकते हैं। तो जो चिंतन का स्तर है वो भावनाओं के स्तर पे भाषाओं का कोई भेद नहीं होता, लेकिन जब मुखर होती है भाषा, विखर स्वरूप में आती है, जब बोलते हैं वहां पे भेद हो जाता है। तो संस्कारों की भाषा कम होती गई, बोलने वाले कितने न्यून हो गए, मैं भी आपको जनगणना का डेटा बताऊंगा। लेकिन हमने अपने संस्कारों में संस्कृत को कहीं ना कहीं नहीं छोड़ा। अपनी देवताओं से संवाद करने में, अपने जो कभी मुंडन हुआ, कभी किसी का कोई संस्कार हुआ, अंत्येष्टि हुआ, तो जीवन से मृत्यु पर्यंत 2-4 बातें संस्कृत में हम कहते रहे और ये संस्कारों के रूप में भाषा जीवित रही। जो महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें वर्तमान संस्कृत की मुख्य विशेषता क्या है, जो अन्य भाषाओं में नहीं है और अन्य भाषाओं में होना दुर्लभ है, वो यहाँ पे जो कुछ भाषाएं बढ़ती भी, जब एक कोलंबिया विश्वविद्यालय का शोध है दिसंबर, आवाज आ रहा है, प्रतिवर्ष 16 इनको बोलने वालों, अगर पाली प्राकृत में कोई कविता लिख रहा है तो मतलब यह है कि वो संस्कृत जानता है। संस्कृत के व्याकरण की जिसको समझ होगी वही पाली प्राकृत में कविता लिख सकता है। संस्कृत उस समय भी आज की हिंदी की जैसी थी, बोलचाल के लिए इतनी कॉमन नहीं थी। भोजपुरी बोलता था व्यक्ति, गांव में अवधी बोलता था, लेकिन जब वो बाहर जाता था, जो ऑफिस की भाषा बोलता था, तो वो कौन सी भाषा होती थी? संस्कृत होती थी। और एक न्यायालय की भाषा का अलग महत्व होता है। अभी आप लोग फिल्म देखते होंगे तो उसमें जब तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इनको बाइज्जत बरी। अच्छा, ये शब्द हमारे न्यायालय में अभी भी प्रयोग होते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है? जब शासक की जो भाषा होती है वो न्यायालय में झलकती है। तो जब मुगल शासन भारत में आया तो फारसी भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा के बहुत सारे शब्द हमारी संस्कृति में घुल मिल गए और हम उनका प्रयोग, अभी अंग्रेजी चल रही है, लेकिन एक समय ये भाषा भी कौन सी हुआ करती थी? संस्कृत हुआ करती थी। जो नियम कानून की भाषा थी वो भी संस्कृत हुआ करती थी। तो इस रूप में आते आते भाषा का बोलने वालों की संख्या एक बहुत मायने रखती है। तमिल भाषा है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, गुजराती है। इन भाषाओं को देखेंगे तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है जहां बोली जाती है। अगर आप हिंदी को देखेंगे ध्यान से तो हिंदी का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण करने में बहुत दिक्कत आएगी। हम भोजपुरी बोलते हैं लेकिन मातृभाषा में हिंदी लिख देते हैं, अवधी बोलते हैं हिंदी लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश में बुंदेली, बघेली, ये सब, हरियाणा में जाएंगे मेवात, राजस्थान में मारवाड़ी, और इन भाषाओं को भी हम वहां पे सिंधी, लेकिन इन भाषाओं के जगह पे एक हिंदी छाते के रूप में काम करती है जो अपने अंदर में इनको ली रहती है। और अगर उस रूप में बड़ा छाता देखें तो वो वहां पे संस्कृत आती है, वहां पे आपको मलयालम, कन्नड़, जब सबके, अगर आपको संस्कृत आता है, संस्कृत पढ़े हैं, संस्कृत के शब्दावलियों से परिचित हैं,
तो आप भारत की कोई भी भाषा सुनेंगे तो आप उन शब्दों को पकड़ने लग जाएगा। धीरे धीरे वक्ता बोले तो आप 2-4-10 दिनों में उस भाषा के कुछ एक वाक्यों को समझने लग जाएंगे। ये क्या बातचीत कर रहे हैं वो समझ बढ़ जाती है, क्योंकि पूरी शब्दावली उनसे भरी पड़ी है। ये होता है गौरवपूर्ण अतीत में के जो कुछ एक बिंदु है जिन पे और एक एक बिंदु पे विस्तार से चर्चा की जा सकती है। चुनौतीपूर्ण वर्तमान की बात, जब जनगणना हुई 1981 की तो 6000 लोगों ने उसमें लिखा था कि हमारी मातृभाषा संस्कृत है, लगभग 6000। फिर 91 में जनगणना हुई तो 49,000 से ज्यादा 50,000 लगभग लोगों ने कहा कि हमारी मातृभाषा संस्कृत है। और 2001 की जनगणना में वो संख्या आ गई 24,000, कम हो गई। अब ये जब इतना कम हो जाता है, एक बार 6,000 से 49,000 हुआ तो उसमें एक कैंपेन भी चलता है कि अपनी मातृभाषा संस्कृत है। जितना सही बात यह है कि 3,000 तो हर साल लगभग संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो पढ़ते हैं, जो अच्छी बोल सकते हैं। अब जैसे कुशीनगर में ही 2-4 लोगों ने अपना मातृभाषा रजिस्टर कराया, लेकिन उन्होंने जनगणना में उसको जब कुशीनगर में संस्कृत बोलने वालों का देखा तो 0 संख्या 0 था। तो ये समस्याएं खैर इन पे हम बहुत नहीं चर्चा करेंगे। तो ये वर्तमान की बात है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। जैसे अन्य भाषाओं के लिए एक राज्य है, राज्य के कुछ हिस्से हैं, वैसा संस्कृत के साथ नहीं। अब कर्नाटक के किसी एक गांव में पूरी संस्कृत बोली जाती है, उसका बार बार प्रचार किया जाता है। तो सोचिए कि जिस भारत, बृहत्तर भारत, आज के 7-8 देश समझ लीजिए उनमें सम्मिलित हैं, उनमें संस्कृत प्रचार प्रसार, बोलने, लेखन आदि की भाषा हुआ करती, विज्ञान लिखने की भाषा, साहित्य लिखने की भाषा, कला लिखने की भाषा हुआ करती थी। वो आज एक गांव में कहीं बोली जाती है, कहीं 50,000 लोग 140 करोड़ की आबादी में अपना संस्कृत को मातृभाषा के रूप में रजिस्टर कराते हैं। ये चुनौतियां बताती हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ संस्कृत के साथ जो समस्याएं हैं वो हैं। अब अनिर्धारित भविष्य क्या है? ये केवल समस्या संस्कृत के साथ नहीं है, ये लगभग सभी भारतीय भाषाओं के साथ है। आज उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, कोई भी मौलिक अनुसंधान किसी भी भारतीय भाषा पे नहीं लिखा जाता। सोचिए, इसरो का चंद्रयान गया, अब उसकी जितनी कोडिंग हुई होगी, जितना कुछ उसके बारे में नियम कानून बना होगा, वो किसी भारतीय भाषा में लिखा गया होगा क्या? किस भाषा में लिखा गया? उसका सारा ऑफिस, सारा फाइल, सारा रिकॉर्ड किस भाषा में होगा? सब कुछ अंग्रेजी में होगा। कोडिंग अलग मैटर है, कोडिंग पे हम आते हैं। अब अंग्रेजी में होगा और उसमें भाषा किसी भी भारतीय भाषा का उसमें नाम नहीं है। अब आप देखें कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, भोजपुरी के साथ क्या होने जा रहा है, मलयालम के साथ क्या होने जा रहा है। आज हम भोजपुरी बोल रहे हैं, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, शायद हम उनको अंग्रेजी पढ़ाएं, कहें कि आप भोजपुरी ना सीखो। और ये बहुत परिवारों में जो थोड़ा सा समृद्ध हो जाते हैं उनमें ये बहुत कॉमन बात है, कोई विशेष बात नहीं है। तो धीरे धीरे क्योंकि इनका जो मौलिक लेखन है अनुसंधान का, वो इन भाषाओं में नहीं होता है और ये किसी भाषा में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या संस्कृत के साथ आएगी, वो सभी भारतीय भाषाओं के साथ है। जब तक मौलिक लेखन नहीं होगा तब तक ये समस्याएं आएंगी। और 22 तो संविधान की अनुसूची में भाषाएं दर्ज हैं, 8वीं अनुसूची में, लेकिन 8-10 भाषाओं को अभी लोग कहते हैं कि इनको जोड़ लीजिए, मांग चलती है, जो नहीं है। ये लगभग 25-30 भाषाएं ऐसी हैं जो भारत में चिन्हित तो हैं, लेकिन इनमें साहित्य का लेखन होता है, लेकिन विज्ञान का लेखन इनमें नहीं होता है। कहीं से अनुवाद होने के लिए भी झगड़ा है, उसके कुछ जो चुनौतियों के जो कुछ कारण हैं, कुछ प्रांतीय अस्मिता की राजनीति है, कुछ वैचारिक प्रतिबद्धताओं की राजनीति है, कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो जैसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, ऐसे राष्ट्रीय भाषा की एक अवधारणा थी, तो उन्होंने कहा कि इसके रूप में संस्कृत को रखा जाना चाहिए। उस समय के
अन्य अन्य लोगों ने, बंगाल के लोगों ने, साउथ के लोगों ने समर्थन भी किया। आज अगर आप कहेंगे ये बात तो हो सकता है कि वही बंगाल के जो प्रतिनिधि हैं वो मना कर दें। तो वो उनके प्रांतीय अस्मिता की कहीं राजनीति है, कहीं प्रतिबद्धता है। तो ये चुनौतियां सभी भाषाओं के साथ आने वाली है। संस्कृत इन भाषाओं से अलग कैसे है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है और इसी बिंदु को मैं बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। 1985 में एक रिक ब्रैग्स नाम के वैज्ञानिक ने अपना नासा की जो पत्रिका आती है उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अभी आप मोबाइल चला रहे हैं, हम इसको कहते हैं ये खोज के दो गूगल पे, वो तुरंत हमको चीजें खोज के, मतलब क्या होता है, हम इससे संवाद कर रहे होते हैं, बातचीत करते हैं, हम इससे कुछ पूछते हैं और ये हमको बताता है। अब यहीं पे भाषा का कॉन्सेप्ट छिपा होता है। अब कंप्यूटर को एक भाषा सिखाई जाती है जो प्रोग्रामिंग होती है, जो कोडिंग होती है ना। तो तुम लोग C++ बोर्ड देखोगे तो बाहर पड़ा होगा प्रोग्रामिंग की भाषा, प्रोग्रामिंग जावा सिखाएंगे हम आपको, HTML सिखाएंगे, है ना। ये सब भाषाएं कंप्यूटर जानता है। तो दुनिया के जब कंप्यूटर विकास को प्राप्त कर रहा था तो हमको इससे संवाद की जरूरत थी। तो दुनिया के लोगों ने चिंतन किया, अनुसंधाताओं ने, कि एक ऐसी भाषा हम पकड़े, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल भाषा है, कोडिंग की भाषा है, एक ऐसी नेचुरल लैंग्वेज पकड़े जो मनुष्य बोलता हो और उसको हम मशीन को समझा ले गए, ताकि हमको इससे बात, हम पहले जो बोलते हैं ये उसको पहले अपनी भाषा में, प्रोग्रामिंग में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बदलता है उसको, फिर वो समझ के उस हिसाब से उत्तर देता है, फिर ये हमको हमारी भाषा में मिलता है। तो उन्होंने ये सोचा कि एक कोई 3000 भाषाएं बोली जाती है लगभग दुनिया में, कोई इनमें से एक तो भाषा ऐसी होगी जिसको ये मशीन समझ ले। तो इसके बारे में उन्होंने एक शोध पत्र लिखा था रिक ब्रैग्स ने, और उन्होंने कहा कि संस्कृत 1985 में कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उनका रिसर्च पेपर का टाइटल था। और उन्होंने कहा अगर कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कोई भाषा है, मनुष्य की भाषा, तो वो भाषा संस्कृत है। एकमात्र, माने और भी भाषाओं की निकटता हो सकती, लेकिन निकटतम भाषा जो मशीन समझ सकती है वो केवल संस्कृत है। अब उसका कारण जो है, आखिर क्यों ऐसा उन्होंने कहा, और वही संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए जो है उसको मृत होना है। मैंने कहा 16 भाषाएं, हमारी 2080 तक है कि बढ़ के 26 हो जाएगा, एक साल में 26 भाषाएं लुप्त होंगी। मतलब जो आज भोजपुरी बोली जा रही है, कोई जरूरी नहीं 200 साल बाद कोई भोजपुरी सुनने वाला भी हो और लिखा हो तो उसको पढ़ भी सके। आज से 50 साल पहले जो हिंदी की कविताएं लिखी गई हैं, आज उनको हिंदी वाले कहते हैं कि ये क्लिष्ट है, इसको हमको व्याख्या चाहिए। तो हिंदी ने इतना रूपांतरण कर लिया, इतना परिवर्तित हो गई कि आज जबकि सभी लोग हिंदी कहते हैं हमारी हिंदी, लेकिन 50 साल बाद वो क्लिष्ट लगने लगता है। अंग्रेजी भी जो लोग पढ़ाते होंगे वो जब अपना एरा डिफाइन करते हैं तो ये ओल्ड पीरियड है, ये मॉडर्न, मॉडर्न के बाद पोस्ट मॉडर्न, प्री मॉडर्न। तो ये डिफाइन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कुछ शब्द, कुछ व्याकरण उनके परिवर्तित हो जाते हैं, और ये रूपांतरण भाषाओं का किस स्तर तक हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है आज जो हिंदी बोल रही, हिब्रू एक भाषा है, इजराइल में जो बोली जाती है, 80 लाख लोग लगभग बोलते हैं, और वो भी 2000 साल पहले हिब्रू भी बोली जाती थी। लेकिन जो आज हिब्रू बोली, तो जो संस्कृत की ये विशेषता का कारण बताते हैं कंप्यूटर, उसी को कहीं ना कहीं संस्कृत का आरोप भी लगता है कि उसका कारण है मूल व्याकरण संस्कृत का। इतने पन्ने में व्याकरण लिख दिया पाणिनि ने, और वो सुरक्षित हो गई भाषा। अभी वाल्मीकि का रामायण एक संस्कृत जानने वाला पढ़े तो वो नहीं कहेगा कि ये भाषा क्लिष्ट है। वेद व्यास का महाभारत पढ़े, 18 पुराण पढ़े, बहुत सामान्य लगेगा। आप हिंदी अगर जानते हैं सामान्य और पढ़ेंगे संस्कृत अनुवाद से, तो आपको लगेगा कि आप संस्कृत भी समझ सकते हैं अगर आप 200-400 पेज पढ़ने का अभ्यास कर लेंगे तो। अब ये क्यों होता है? क्यों उस 2000 साल पहले बात लिखी गई बात क्लिष्ट नहीं लगती है, और क्यों आज से 50-100 साल पहले किसी भी भाषा में लिखी गई कोई बात क्लिष्ट लगने लगती है, कठिन लगने लगती है? वो कारण ये था कि संस्कृत का जो व्याकरण आया वो बहुत क्रांतिकारी अपने स्वरूप में था, और छोटे में उन्होंने लिख दिया, उससे भाषा अस्थिर हो गई। अब क्या होता है कि जब हम हिंदी में बात करना और बतियाना को अशुद्ध बोल देंगे। आज
व्याकरण में जब संस्कृत में लिख दिया कि ये व्याकरण है और अगर आपने रूल तोड़ा तो आप अशुद्ध बोल रहे हैं, तो संस्कृत में एक चुनौती होती है। जब हम लोग संस्कृत बोलते हैं तो बहुत डर रहता है, अशुद्ध बोलेंगे तो कोई विद्यार्थी भी टोकेगा इसको तो शुद्ध बोलनी नहीं आती है ना। तो ये जो कारण है वो उसका व्याकरण है, उसने संस्कृत को एक सीमा तय कर दी कि आप इस नियमों के अधीन ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। और इस कारण वो भाषा 2000 साल पहले लिखी गई, कोई किताब मिल जाए आज भी पढ़ी जा सकती है। और आज से 2000 साल बाद आज जितनी भाषाएं बोली जा रही हैं, अगर यही हिंदी की किताबें रखी जाएं, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी की किताबें, हो सकता है कि 2000 साल बाद उनको पढ़ना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन संस्कृत में उन बातों का अर्थ निकालना उतना ही सरल रहेगा जितना आज है, जितना 2000 साल पहले था। ये भविष्य की बात है। अब वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए लोग विचार कर रहे हैं, उनमें प्रयास भी चल रहा है। लेकिन भविष्य की जब बात आती है तो संस्कृत की जो मूल विशेषता है वो है इसका अमृतत्व के गुणों को धारण करना। मृत तो सबको होना है, सभी भाषाएं होती हैं, और दुनिया की कितनी भाषाएं मृत हो गई केवल इन्हीं कारणों से, किन्हीं कारणों से। लेकिन कभी विस्थापन हो गया, कभी भाषाएं पूरी तरह से रूपांतरित हो गई, लेकिन संस्कृत ने अपने उस स्वरूप को बचाए रखा। और आज से अगर आप आज कविता संस्कृत पढ़ लें, कविताएं लिखने लगे और 4 पद्य उसमें वाल्मीकि के रामायण में घुसा लें, कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आए तो ये अंतर नहीं कर पाएगा, तो उसको लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनके जो लिखने की सहज शैली थी वो शैली आप में आ सकती है पढ़ते पढ़ते। और वो जो भाषाओं का वो जो सौंदर्य है ये अन्य भाषाओं में नहीं बन पाता है, क्योंकि किसी भी भाषा का व्याकरण उतना पुष्ट नहीं बन पाता है। तो उन्हीं जिस अनुसंधान की बात होती है, अब सोचिए अंग्रेजी के पॉपुलराइजेशन में एक कारण ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोग्रामिंग होती है वो अंग्रेजी को आधार भाषा मान करके होती है। कल को रशियन भाषा में प्रोग्रामिंग होने लगे तो ये जो दुनिया अंग्रेजी के पीछे चल रही है, हो सकता है कि साल 2 साल 10 साल में अचानक कुछ परिवर्तन आ सकता है। संस्कृत में होने लगे तो आज जो 24,000 जानने वाले हैं हो सकता है वो कल 24 लाख बन जाए। 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 2 साल में बदल सकता है परिदृश्य। तो कई बार कुछ अनिश्चितताएं भी भविष्य लेके रखता है अपने गर्भ में, और उस दिशा में हमको बढ़ना होता है कि कुछ सार्थक हो। संस्कृत दिवस पे हम संस्कृत पढ़ें और उनके तमाम पहलुओं को अपने विशेषताओं के रूप में, अपनी विशेषताओं के रूप में, कई बार होता है हमको लगता है कि हम उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में हम उसके लिए नहीं कर रहे होते, अपने लिए कर रहे होते हैं। और ऐसा मन में कहीं ना कहीं भाव रखते हुए मैं आप सबको संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह समारोह की शुभकामनाएं देता हूँ। श्याम कुमार जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आपके यहाँ आने का, बच्चों से मिलने जुलने का, और मैं फिर पुनः तो मैं इस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं और संयोजक हैं डॉक्टर श्याम कुमार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पर जो मैंने मुख्य वक्ता के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय से संस्कृत विभाग से मैम आई हैं डॉक्टर रंजन तथा मैम, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपने संस्कृत की उपयोगिता पे हम लोगों का ज्ञानार्जन और ज्ञानवर्धन किया। और इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि जो कि डॉक्टर सौरभ द्विवेदी हैं, मित्र भी हैं, लगातार बात भी होती रहती है, तो उन्होंने इतना विस्तृत जानकारी दिया कि मुझे लगता है कि अगर आप केवल उतना लेक्चर अच्छे से समझ लें तो संस्कृत की महत्ता, संस्कृत की जरूरत, संस्कृत के पीछे की राजनीति, इसका अतीत, वर्तमान और भविष्य, जब तीनों आप जान गए तो इसका मतलब आप बहुत कुछ जान गए। इससे चीज़ें हम लोगों को पता चली। और साथ में जो है शिक्षक संघ के पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश चंद्र यादव जो कि अध्यक्ष हैं वह उपस्थित रहे, और साथ में हैं हम लोगों के उपाध्यक्ष शिक्षक संघ के डॉक्टर मनोज यादव। बाकी हमारे और भी जो शिक्षक गण हैं, मंजीत जी हैं, संतोष जी हैं, राजेश जी हैं, यहाँ पे हिस्ट्री के बैठे हुए जो है अश्विनी जी हैं,
साथ मेरी कमरा में मैं रोशनी मैम का लड़का मैम और कुछ देर पहले आती हैं आप लोग और बाकी आप सभी बच्चों में संस्कृत में चीज़ें मेरी रुचि रही है। संस्कृत मुझे अच्छा लगता रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं संस्कृत का विद्वान हूँ, स्कॉलर हूँ। तो मैं बताऊं कि जब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का छात्र रहा हूँ तभी मैंने अपने सिस्टर की संस्कृत की, चाहे वो कादम्बरी रहा हो और चाहे मान लीजिए दस कुमार चरितम रहा हो, चाहे विज्ञान शाकुंतलम रहा हो, व्याकरण में नहीं कहूँगा, लेकिन जो उसका साहित्य रहा है मैंने स्वयं मतलब पढ़ा रहा। अभी भी मुझे लग रहा है कि कादम्बरी तो अभी भी रखी हुई है। बार बार मैं उसमें चंद्रापीड़ और कादम्बरी है, चाहे महाश्वेता है, उसमें उनके जो कन्वर्सेशन है उसको बार बार सुनने की कोशिश करता हूँ और देखने की यह भी कोशिश करता हूँ कि बाणभट्ट जो अपना पांडित्य प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे जो भाषा जो है वो विद्वता से जुड़ी हुई है। तो संस्कृत मुझे लगता है कि केवल जो संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं उन्हीं लोगों से संबंधित नहीं है। आप अपनी रुचि के अनुसार भी पढ़ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अंग्रेजी, चूंकि अंग्रेजी भी पढ़े हुए रहे हैं हम, तो आप जितना रोमांटिक आप पीवी शेली, जॉन किट्स को पाएंगे उससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि संस्कृत लिटरेचर है। क्योंकि दोनों पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इंग्लिश से ज्यादा जो चूंकि साहित्य में हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं और काव्य और रोमांटिक लिटरेचर चाहे संस्कृत का हो चाहे इंग्लिश का हो, सब जगह इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मुझे लगता है कि संस्कृत के जो लोग नहीं है उन लोगों को भी जब नॉवेल पढ़ना हो, लिटरेचर पढ़ना हो, तो ये जो साहित्य है, चाहे वो मान लीजिए राज तरंगड़ी हो, चाहे विज्ञान शाकुंतलम हो, वो इतिहास के दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से और साथ में आपके ज्ञान के बहुत सारे संस्कृत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से चूंकि सर भी रहे हैं, मैं जेएनयू में रहा हूँ, तो वैदिक कल्चर में मैंने खुद ही पार्ट टाइम सर्टिफिकेट जो है वैदिक कल्चर में हमने किया, पाली लैंग्वेज और लिटरेचर में भी किया। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई संस्कृत का कार्य है, ऐसा नहीं रहा कि सौरभ जी बोले कि संभर जी आप लोग पढ़िए इसको, स्वाभाविक रूप से रुचि रही है। तो तमाम तरह के लिटरेचर जो है मैं लगातार पढ़ता रहा हूँ। और ज्ञान की भाषा इसलिए संस्कृत है क्योंकि मैं कर्मकांड वाली तो भाषा है, ये वेल एस्टैब्लिश है कि हाँ कर्मकांड की भाषा है। लेकिन अगर आप महावीर, चाहे मान लीजिए भास्कराचार्य का लीलावती और जो है वराहमिहिर का पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैथमेटिक्स और जिसको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, खगोल शास्त्र, उसमें भी बहुत रिच है। तो मतलब संस्कृत जो है केवल ऐसा नहीं है कि केवल कर्मकांड से संबंधित है। संस्कृत ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए केवल पर्टिकुलर किसी समुदाय से संबंधित है। वो क्या है कि अब उसमें एस्ट्रोनॉमी की अगर बात होगी, खगोल शास्त्र की बात होगी, तो वो भी पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे है वराहमिहिर ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। गणित की बात होगी तो महावीर और जो है भास्कराचार्य ने उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर आप किसी भी विषय के विद्यार्थी हो, जैसे हम लोग किसी भी चीज को गाते हैं, जैसे हम लोग बोलने वाले भोजपुरी भाषा के हैं, माध्यम हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, गाने पंजाबी सुनते हैं, तीनों में कोई लिंक है हमको तो नहीं लिंक समझ में आता है, लेकिन ये हमारे रुचि के अनुसार है। तो इसी तरह से अभी मैं देख रहा था क्योंकि मैडम यूट्यूब की बात कर रही थी, जो बहुत सारे क्योंकि जनरेशन होती है नई टेक्नोलॉजी से, नई कोई भी चीज आती है उससे प्रभावित होती है सिनेमा और फिल्मों से। मैंने देखा जो बहुत सारे जो नए और प्रसिद्ध गाने वो संस्कृत में जेएनयू और बीएचयू के लोगों ने एकदम गाया हुआ संस्कृत में है। सुन के इतना अच्छा लगा हमको कि मतलब आपको है सुन रहा है तो सुनने के लिए आपको हिंदी की जरूरत नहीं है, आप संस्कृत में ही सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो संस्कृत को सुनना भी आप ऐसा नहीं है कि कोई बोल के ही आप योगदान दे सकते हैं, लिख के ही योगदान दे सकते हैं। सबसे जरूरी होता है कि बहुत सारी चीजें हम सुन के भी योगदान दे सकते हैं। तो लगातार सुनने से भी हमको बहुत सारी चीजों का जो है पता चलता है, बहुत सारी चीजें शब्दों का पता चलता है। तो इसलिए संस्कृत जो भाषा है वह केवल किसी एक विषय की भाषा नहीं है। संस्कृत स्वयं में भी कहा जाए, जैसे आज इंग्लिश का माध्यम है, जैसे कि सौरभ जी बता के भी गए हैं कि संस्कृत कैसे, तो यह तो निश्चित रूप से रहा है। बहुत सारे इतिहासवेत्ता इसके बारे में बोले हुए हैं। ये लिंगुआ फ्रैंका रही। लिंगुआ फ्रैंका मतलब यह लैंग्वेजेस मान लीजिए अलग अलग जगहों पे जोड़ने वाली जो भाषा होगी, भाषा के रूप में संस्कृत काम करती रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप चाहे संस्कृत के हो चाहे न हो, क्योंकि जीवन में हम लोग की बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है।
चाहे योग हो चाहे कोई भी चीज हो, वो चीजें संस्कृत भाषा में आप थोड़ा सा गूगल में सर्च करिए, थोड़ा सा यूट्यूब पे देखिए, थोड़ा सा उन गानों को सुनिए, उनके लोगों को देखने की कोशिश करिए कि कैसे कितना सरल माध्यम और वो इतना वो सहज गा रहे हैं कि अगर 4-5 बार आप सुन ले तो आप खुद ही गाने लग सकते हैं। उसमें कुछ भी कठिन नहीं है, इसलिए कि गाना जो होता है सबसे हमारे किसी के भी करीब होता है, जल्दी याद हो जाता है। तो इस तरह से संस्कृति जो रही है, संस्कृत बहुत ही सहज भाषा है इस मामले में। अगर आप लगातार उसको सुनते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, मुझे तो लगता है रोमांटिक लिटरेचर जो है संस्कृत का पढ़ने की वजह से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। हाँ, वो वैदिक कल्चर वाले में नहीं था, उसमें हम लोगों ने मान लीजिए शर्मा पाणी सूत्र यमी संवाद पढ़ रहे थे, वो चीजें नहीं है, लेकिन कादम्बरी में वो चीजें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में वो चीजें हैं, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, आप उसको पढ़िए। क्यों अलग तरह का लिटरेचर पढ़ना है जब हमारे पास अपना समृद्ध इतिहास है, समृद्ध विषय है, तो आप उसको खोलिए, उसको बैठिए, उसको पढ़ने की देखिए, उसमें देखिए कैसे नायक नायिका संवाद करते हैं, कितना मतलब पोलाइटली है। आज के टाइम में खुद भी अगर किसी से कन्वर्सेशन में स्वयं से भी अगर स्व संवाद भी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस हिसाब से संस्कृत जो आप बोल सकते हैं आज के टाइम में, मेरे हिसाब से जो कुछ मुझे समझ में आया, जो मैं लगातार पढ़ता रहा, उस हिसाब से सभी के लिए समझने के लिए, सुनने के लिए और तमाम अवसरों से भरपूर भाषा है। इसलिए कि एडमिशन चूंकि लगातार चलता रहता है, हम भी बैठते हैं, वैसे तो समाज शास्त्र के मान लीजिए हम हैं, लेकिन हमारा खुद इंटरडिसिप्लिनरी, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े, बाकी मान लीजिए मैनेजमेंट, साइंस, पॉलिसी, वैदिक लिटरेचर, तो कोई फिक्स नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप संस्कृत को आप लोग रोजगार के मामले में मैंने पाया है कि संस्कृत का जो रिकॉर्ड है वो किसी अन्य विषय की तुलना में ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मान सम्मान के मामले में भी अगर आप ये बोलते हैं कि मैं संस्कृत जानता हूँ, संस्कृत का टीचर हूँ, बाकी कोई और भी साफ साफ दिखने लगता है। आप ये बोलने जाइए, मान लीजिए कि हम भोजपुरी भाषा के टीचर हैं, कुछ देर के लिए मान लीजिए मैथिली भाषा के हैं, आप ये बोलेंगे मान लीजिए कि हम हिंदी भाषा के टीचर हैं, संस्कृत भाषा वाले को कोई नहीं प्रणाम करें। तो इसका मतलब है कि भाषा का सम्मान से भी जुड़ाव है। तो इसलिए संस्कृत जो है वो आपके वास्तुशास्त्र हो, चाहे अभी रिलीजियस टूरिज्म भी मतलब गवर्नमेंट ने कोर्स डिजाइन किया हुआ, जेएनयू में भी बात चल रही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी मैं पढ़ रहा था, तो इसको क्या कर दिया है, सबके लिए ओपन कर दिया गया, उसमें कास्ट रिलीजन इन सबसे कोई मतलब नहीं है, छुट्टी है अपनाइए, चाहे वास्तुशास्त्र हो, चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो, चाहे तमाम तरह की और भी ट्रेनिंग दी जा रही है भाषा सिखाने की वजह से, इसमें आप लोग सीखिए, चाहे वो कर्मकांड के रूप में हो, इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है कि अगर आप संस्कृत से आप बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। बिजनेस को लोग बहुत बुरा मानते हैं कि बिजनेस बना दिए हैं, बिजनेस बनाना क्या है, बिजनेस तो होगा ही, हर तरह की चीजें हो गई, इतनी सारी चीजें हैं, सारा चीज तो बिजनेस से ही चल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि संस्कृत से आपका बिजनेस चले तो इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। आप लोग उसको जैसे अन्य भाषा के रूप में आपने स्वीकार किया हुआ कि अंग्रेजी में हमारा बिजनेस चलेगा, कॉल सेंटर में क्या चल रहा है, इंग्लिश का ही तो बिजनेस चल रहा है। तो संस्कृत को आप अगर व्यापार की भाषा के रूप में भी देखते हैं तब भी उसमें कोई बुराई नहीं है, धार्मिक भाषा के रूप में देखते हैं तब भी कोई बुराई नहीं है। कुल मिला के संस्कृत के साथ आप सहज होइए और उसको आगे बढ़ाइए। इतना ही बस कहना चाहूंगा। मौका देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 4-5 मिनट बनाए। आपको सुनने के बाद ऐसा लगा कि सही में आपकी विशेष रुचि रही है संस्कृत भाषा में, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर रंजना, शिक्षक संघ के पदाधिकारी के रूप में उपस्थित डॉक्टर विश्वंबर प्रजापति सर, मंजीत जी, संतोष जी, राजेश जी और सोनी जी, इधर पीताम्बरम मैम, ललिता मैम सहयोग के रूप आप सभी का कोई डिस्टर्ब कर रहा है। संस्कृत भाषा जहाँ तक आप सभी लोगों ने सुना है, संस्कृत भाषा जो है, हालांकि मैं अपना बता दूं, संस्कृत भाषा में हमारी कोई रुचि नहीं रही है शुरू से ही। और मैं अपनी एक वाक्य में बताता हूँ। कक्षा 6 में हम पढ़ते थे, तो उस समय एक
पंडित जी थे, सब लोगों को पंडित जी कहते थे। कक्षा 8 तक वो विद्यालय था शिशु मंदिर के रूप में, जहाँ मैं कक्षा 8 तक की पढ़ाई किया। और उनका जो काफी उसमें जितने शिक्षक थे सभी से वो बुजुर्ग थे और सभी बैठ जाओ अभी। करते थे। फोन खोल दिए, वो जो है छड़ी से नहीं मारते थे, जिसमें हम लोग 8 में बंद करके हैं खोल, बंद करके पास किया, उसमें छड़ी इधर से जाकर खोल। उनकी आदत थी कि कान ऐंठते थे, अब कान ऐंठ करके मारते थे बहुत तेज, ठीक है। तो हालांकि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उनका पीट के पढ़ाते थे। आज भी मुझे 2-3 श्लोक याद है कक्षा 6 के पढ़े हुए, जो भूलता नहीं है आज तक, जो हम सभी के लिए है। काव्य चेष्टा बको ध्यानम स्वामी निद्रा दुर्धेश अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षण, ये आज तक हमको भूला नहीं। और वो रूप याद करवाते थे, सब करते ये आज अब बाला का रूप आज भी याद है, भूलता नहीं है। ये अमिट छाप जो है उन्होंने छोड़ा है। इसके बाद आप लोगों ने संस्कृत के महत्ता के रूप में मैडम ने और सर ने काफी अच्छी जानकारी दिया कि भाषा क्या है। भाषा जो है आपने देखा कि सर ने बताया कि भाषाओं के बहुत से रूप हैं, घर में कुछ और, अपने मित्रों में कुछ और, लिखने के लिए कुछ और, अपने श्रेष्ठ से बात करने के लिए कुछ और। अक्षरता सर ने सही बताया। वैदिक पीरियड में जैसे सर ने बताया कि वेद जो है सबसे प्राचीन है। एक क्रम क्या आता है गाने जन्म अवस्था, दोनों में जो है काफी जो है वर्चस्व की लड़ाई चली। अब लास्ट में जो है वेद को ही सबसे प्राचीन माना गया। और जो वेद आप जानते हैं, वेद जो है संस्कृत में लिखा गया। तो संस्कृत की महत्ता ऐसे भी आती है, उस समय सभी लोग संस्कृत में ही बात करते थे। जैसे सर ने बताया कि गांव की जो भाषा होती थी, अपने घर की जो भाषा होती थी, उसी संस्कृत को दूसरे रूप में था। जैसे आज हम हिंदी कर दीजिए या इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें भी ऐसा था। मैम ने संस्कृत जब शुरू किए हैं, जो संस्कृत श्लोक से किए हैं, इनका एक स्टेटमेंट था जो बोली है कि हम भी संस्कृत बोल सकते हैं। नहीं, हम भी जो है वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उस समय जो है भाषाएं जो है हर 200-400 सालों में विलुप्त होती रहती है, नई भाषाओं का आती रहती है, दूसरे रूप में आती रहती है। लेकिन भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग जो सनातन धर्म है, अगर हम ये मानते हैं कि हम सनातन धर्म से हैं, भाई सबका अलग धर्म का है। जैसे सर ने बताया कि मुस्लिम धर्म का जो है अरबी में या फारसी में अपना वो करते हैं। अगर हम अपने सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को संस्कृत सीखनी चाहिए। जैसे सनातन धर्म अगर ये कहता है कि ईश्वर हमारी भाषा को संस्कृत में ही समझ सकते हैं, जैसे एक धारणा है, धारणा रही है, घर में बहुत सी धारणाएं हैं, चलती रहती हैं, बच्चों को परंपरागत रूप में आ रही है। तो हर एक व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान कम से कम पढ़ने का और उसको समझने का तो होना ही चाहिए। आप भले से आमचाल की बोलचाल की भाषा न बना पाए, लेकिन आप अपने धार्मिक बुक को पढ़ने के लिए और समझने के लिए इतना ज्ञान तो अवश्य ही होना चाहिए। और संस्कृत को और सर ने और मैडम बहुत अच्छे से इन्होंने व्याख्या किया। और जैसा कि हम भी देख रहे थे, ये लोग संस्कृत के अध्ययन प्रोफेसर हैं, लेकिन थोड़ा सा आप दोनों को वक्ता के रूप में है, तो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसमें इंग्लिश भी शब्द यूज किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि संस्कृत की महत्ता और उनकी जो है,
तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी भाषाएं जो है इससे भी कमजोर हो रही हैं कि हम बगैर इंग्लिश उसमें घुसेड़े कोई भी भाषा होगा, हिंदी बोल रहे हैं तब भी हम इंग्लिश उसमें डाल देते हैं, संस्कृत बोल रहे हैं तब भी डाल देते हैं। ये हमारे उस भाषा की मात्रा को मुझे लगता है कि कमजोर करती है। और कुछ मैं विशेष नहीं कहना चाहूँगा, जी बढ़ जाती है। मैं कहना चाहूंगी विशेष रूप से संस्कृत के विद्यार्थियों से कि आप जी मैं नहीं स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था। सर ने ये बात कही तो आप लोग के मस्तिष्क से ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि वैदिक काल में महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी। ये मध्यकाल में जो भी गड़बड़ी आई है वो हुआ है, तो वैदिक काल में सारी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। बाद में जो भी त्रुटियां हुई हैं। दूसरा कि इंग्लिश भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं बोलते समय, उसका कारण ये है कि जब हम किसी को अपने से जोड़ना चाहते हैं, आज जो वर्तमान समय है, अगर वर्तमान समय से जुड़ना है तो ये सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। और हम तो ये, मैं इसकी पक्षधर हूँ कि एक संस्कृत के बच्चे को इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। इंग्लिश के बिना अगर आपको ये जानना है कि हमारे पीछे षड्यंत्र क्या हो रहे हैं संस्कृत के लिए, तो हमें इंग्लिश को भी जानना होगा। अगर हम अपना ही पढ़ते रहेंगे। तीसरी बात ये कि हमारी संस्कृत भाषा में केवल कर्मकांड या यही नहीं है। हम कहते हैं इस भाषा में कौटिल्य अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स वाले अर्थशास्त्र आज पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस है, अन्य कोई भी आप शास्त्र देखो, जितने शास्त्र आप पढ़ रहे हो, वास्तु हो, जिनकी ब्रांचेज हमारे में से सब निकाल लिया, योग निकाल लिया, फिलॉसफी निकाल लिया, अब आप कहते हो संस्कृत मृत भाषा है। आप ये कैसे कह सकते हो? जितनी भी पढ़ाई हो रही है इधर उधर, आयुर्वेद है, अलग अलग ब्रांचेज हैं, पहले सबको इकट्ठा पढ़ा जाता था, इसलिए संस्कृत कभी मर नहीं सकती। इसलिए आप और हम मिलकर इसको आगे बढ़ाएं, बस यही आपसे कहना है। चालक के रूप में हमारे सामने थे सर। एक बाधा आई बीच में, हमारे बीच, आप लोगों ने भी उसको देखा ही होगा, समझा होगा, महसूस किया होगा कि कार्यक्रम के बीच में चलते चलते मैं राजेश कुमार सबसे पहले संस्कृत विभाग की तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को संस्कृत सप्ताह की हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये हमारे महाविद्यालय परिवार के लिए और जो संस्कृत विभाग के बच्चे उनके लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में आज जो आपके सामने 4 दिख रहे हैं, हमारे देश के सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, जो अभी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आचार्य साहब हैं। उधर से मैं नाम लेना चाहूंगा, पहले मुख्य वक्ता से रंजन लता मैम, ठीक है, जेएनयू की पास आउट मैम है। आपने उनका जो स्पीच सुना, फिर उसके बाद सौरभ त्रिवेदी जी विशिष्ट वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में विशंबर नाथ सर, और हमारे संयोजक सर संस्कृत के श्याम कुमार सर। आप लोगों ने इनकी बातें सुनी संस्कृत के विषय में, और आप इनसे रूबरू होते रहते हैं। तो जब से श्याम सर ने ज्वाइन किया है, इन्होंने संस्कृत को हमेशा पढ़ाया है, जो भी एडमिशन कमेटी में भी रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट किया है कि आप संस्कृत लो। जैसे जनरली और धारणा हो गई है कि संस्कृत नहीं लेना है, जैसे मैडम ने बताया कि पंडित जी लोगों का लैंग्वेज है या पंडित जी हो संस्कृति पढ़ोगे, ऐसी बात नहीं है। बच्चा एक छोटा होता है तो वो कम से कम मैक्सिमम 9 लैंग्वेज सीख सकता है। आप लोग को पता नहीं होगा, मुझे खुद भी 3-4 लैंग्वेज आती है। मैं जहाँ जाता था ट्रांसफर में, जैसे मैं कर्नाटक था कि मुझे कन्नड़ आता है, तो कन्नड़ में बहुत सारे संस्कृत के वर्ड है, एज इट इज लिए गए, जैसे नीर, पूरा नीर लिया गया है संस्कृत का कन्नड़ा में, मलयालम में भी लिया गया है। तो आप अपनी लिमिट को मत करो, स्थिर मत करो, आप उसको करते रहो। इसी बीच में मैं संस्कृत में बोलना चाहूंगा, भाषा सो मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, मतलब of all the language in Sanskrit is divine language, means God's language. Sanskrit is mother of all language and most lyrical language. मतलब जो भी आप किसी भी दोहे को या कथा को सुनो संस्कृत में, आपको मधुर लगेगा, उससे मधुर कुछ भी नहीं लग सकता आपको।
तो संस्कृत हमारा मोस्ट लिरिकल लैंग्वेज भी है, मदर भी है, डिवाइन लैंग्वेज है, ठीक है, देवता की भाषा जैसा सर ने बताया था। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ हमारे आज की मुख्य वक्ता रंजना मैम का, जिन्होंने इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी बताया। संस्कृत में भी संस्कृत की महत्ता और प्रासंगिकता पे इन्होंने जो प्रकाश डाला हुआ हमारे छात्र उससे बहुत लाभान्वित होंगे। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार। फिर मैं आज के विशेष वक्ता का आभार प्रकट करना चाहूंगा। सबने संस्कृत का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बताया, ओरिजिन कहाँ से आया वो भी बताया, ठीक है। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विश्वनाथ सर आज के मुख्य अतिथि के रूप में भी रहे, इन्होंने भी संस्कृत विषय के प्रभाव पे और आप लोग उसका इस्तेमाल कर इसमें जोड़ दिया, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बात आती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आप लैंग्वेज आनी चाहिए। इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, आप यहाँ कहीं भी जाओगे तो ज्यादातर जनरली कंपटीशन एग्जाम में आप देखोगे जो हम लोगों ने फील किया, जो हम लोग के साथ यूनिवर्सिटी के और दोस्त रहते थे, हिंदी और संस्कृत के बच्चे फर्स्ट पेपर में वीक हो जाते थे। उनका अपना सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता था, बाकी आपको जो इंग्लिश एक लैंग्वेज आता है, कंप्रिहेंशन आता है, उसमें वो वीक रहते थे। मैथ, रीजनिंग आता था, उसमें वो वीक रहते थे। तो कहीं भी आप एग्जाम दोगे तो 2 पेपर आते हैं, जनरल पेपर उसको बोलते हैं और आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर। तो आपको संस्कृत साथ में लेके चलना है, साथ में दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना है, नहीं तो आप कंपटीशन में पीछे हो। वहां पहुंचो, किसी भी विश्वविद्यालय में पहुंचो, ये बहुत छोटा है, आप वहां जाओगे, वहां आपको ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरे भारत के देश के बच्चे मिलेंगे, पूरी प्रतिभा मिलेगी। जब उनके साथ आप कंपटीशन करोगे तो आप और आगे बढ़ते जाओगे। आखिरी में मैं वही कहना चाहूंगा, जो भी इस प्रोग्राम में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं, जिन्होंने भी सहयोग दिया, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, शिक्षक, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। संस्कृत सप्ताह का प्रथम दिवस यही समाप्त होता है, जो हमारा